हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ए आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा मेजरमेंट के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको 2 लेक्चर दिया था एज ए डेमो, उनको वॉच कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर कहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर हम लोग यहाँ पे बल्ब की बात करें, मान लेते हैं हम लोग के पास इनकैंडेसेंट लैंप है 10 रुपये वाला, ये इसका फिलामेंट है। ठीक है, तो जब भी आप इस बल्ब को खरीद के लाते हैं तो इसके ऊपर पावर रेटिंग दिया रहता है। मान लेते हैं 60 वाट लिखा हुआ है, उसका वोल्टेज रेटिंग भी दिया रहेगा, मान लेते हैं 220 वोल्ट है। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ पावर का और वोल्टेज का, अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या होता? हम लोग को पता नहीं है ना कि इसको कितने वोल्ट पे यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं 300 वोल्ट सप्लाई दे दिया मैंने, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। और वही अगर मैं इसको लो वोल्टेज पे चला दूं, यानी 220 वोल्ट से लो चला दूं, तो क्या होगा? इसका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं, अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जो रेटिंग लिखा हुआ है इस बल्ब के ऊपर, ये किसी ना किसी चीज से मेजर किया होगा ना। ये मेजर्ड क्वांटिटी है एक तरीके से। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया होगा? एक सिंपली वाट मीटर यूज किया होगा पावर को नापने के लिए, और एक वोल्ट मीटर यूज किया होगा ये वोल्टेज रेटिंग बताने के लिए। समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर आप कोई भी इक्विपमेंट ले लेते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, आयरन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर आपका पावर रेटिंग दिया रहता है। तो आप किसी न किसी से नाप करके लिख रहे हैं ना उसके ऊपर। अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, पावर होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद आपका पावर फैक्टर होता है। ठीक है, ये सब क्या है? एक तरीके से पैरामीटर है, इसको आपको नापना होगा, तभी तो आप कोई भी डिवाइस बना सकते हैं। अगर यही सब का वैल्यू नहीं पता होगा तो आप कैसे बनाइएगा? जैसे अगर हम लोग को सिंपल एक सर्किट बनाना है, तो यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे ये पता होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए, वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो अपने हिसाब से हम लोग करंट दे पाएंगे इसमें। तो इन सारे पैरामीटर को नापने के लिए जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और जो भी हम लोग मेजरमेंट करके लिखते हैं, वही तो है इस टॉपिक में पूरा का पूरा। ठीक है? या फिर कोई भी आप डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा अपने कंज्यूमर को कि इसको कितना वोल्टेज पे चलाना है, या फिर कहिए कितना पावर ये कंज्यूम करेगा अगर आप इसको 1 घंटा चलाते हैं तो, या फिर 2 घंटा चलाते हैं तो। जैसे अगर आपके पास आयरन है, अगर इसका पावर रेटिंग नहीं दिया रहेगा, आयरन का मान लेते 1000 वाट का आयरन है। ठीक है, तो अगर ये पावर रेटिंग नहीं दिया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस आयरन को अगर मैं 2 घंटा चलाऊंगा तो कितना ये एक तरीके बिजली बिल उठाएगा? जैसे अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। इस आयरन के लिए पावर रेटिंग दिया हुआ 1000, यानी इसको हम लोग 1 किलोवाट कह सकते हैं। पावर की जगह मैं लिख देता हूँ 1 किलोवाट, और टाइम मान लेते हैं इसको मैंने 1 घंटा के लिए चलाया, तो यहाँ पे 1 आवर लिखेंगे। क्या मिलेगा आपको? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। और 1 यूनिट मान लेते हैं जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, मान लेते हैं 1 यूनिट का भी जो पैसा ले रहा है आपसे, ये 7 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा अगर आप ये आयरन चलाते हैं तो आपको 7 रुपए का बिजली बिल उठेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब रेटिंग आपको देना बहुत जरूरी है ना, जो भी मैन्युफैक्चर है उसको देना जरूरी है, तभी तो कंज्यूमर को पता चलेगा कि कितना हमारा पैसा उठेगा। तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना कि ये जो बल्ब है 10 रुपए वाला, ये ज़्यादा पावर खाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वाट ज़्यादा होता है। वही अगर आप एलईडी बल्ब लेते तो कितना वाट का होता है? 9 वाट का होगा, 15 वाट का होगा, 20 वाट का होगा। समझ रहे हैं? तो आप को रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो हम लोग को मेजरिंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और इसको अगर एनालॉगस लें, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन दे रहा है आपको, वो आपको डायरेक्शन बताता है ना कि एक दिन में इसको कितना लेना है, 2 चम्मच लेना है, फिर 2 टैबलेट लेना है। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई भी डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, इसका पावर रेटिंग बताना पड़ेगा, वोल्टेज रेटिंग बताना पड़ेगा, कितना वोल्ट पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो हर जगह आपका है। ये तो डिवाइस को लेकर के देखा हम लोगों ने। अगर हम लोग पावर सिस्टम को उठा के देखें, जैसे
हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट पढ़ा है पावर सिस्टम के अंदर में। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, और भी डिफरेंट, जैसे आपका सोलर पावर प्लांट है, जियो थर्मल पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इनका सहारा लेकर के बिजली जनरेट कर रहे हैं 11 kV। अभी जो 11 kV आपने बोला, ये किसी न किसी चीज से मेजर किया होगा ना, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर स्टेप अप करके फिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बिछा के फिर से हम लोग अपने कंज्यूमर तक भेज रहे हैं, फिर वो स्टेप डाउन हो रहा है। ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर से कितना स्टेप डाउन करेंगे, कितने वोल्ट तक करेंगे, जो भी हम लोग का डिवाइस लगाना है उसी हिसाब से करेंगे ना, समझ रहे हैं। तो हर जगह आपका मेजरमेंट है। तो अब थोड़ा सा हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दो तरीके का है आपका, एक तो एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट हो गया और दूसरा आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो गया। एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट की बात करें सिंपल, जैसे आपका यहाँ पे एक पॉइंटर होगा और यही पॉइंटर क्या होगा, अपने स्केल पे घूमता है। जैसे मान लेते 0 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, 15 है। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा आपको, ये स्केल ही आपके मेजर्ड वैल्यू को बताता है। लेकिन वही डिजिटल की बात करें तो आपका एक डिजिटल स्क्रीन होगा, इसके ऊपर न्यूमेरिक वैल्यू में बताएगा। जैसे आपका मल्टीमीटर होता है, ठीक है, वो क्या है, आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो मल्टीमीटर भी दो तरीके का आता है, पहले एनालॉगस आता था जिसमें कांटा रहता था, ठीक है, और अभी तो पूरा पूरा डिजिटल हो गया है। तो इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से आपका मेन इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है और दूसरा आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन के बारे में समझना होगा। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और कैलिब्रेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये आपका डिजिटल वेइंग मशीन है और आज के डेट में हर जगह ये लगा हुआ है। चाहे आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, चावल खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप सीमेंट छड़ जो भी है खरीदने जा, हर जगह आपको ये मिलेगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अभी ये मशीन एकदम नया है, ठीक है, अभी आपने जस्ट बनाया इसको, तो आपको भाई ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि इस पे मैं अगर कोई भी सामान रख रहा हूँ, मान लेते हैं इसके ऊपर मैं 1 kg का रख रहा हूँ सामान, ठीक है, तो इस डिजिटल स्क्रीन में 1 kg बताना चाहिए ना। अगर ये 1 kg से कम बता रहा है या फिर 1 kg से अधिक बता रहा है, तो आप कह सकते हैं ये एक तरीके से फॉल्टी ईरर है, फॉल्ट बता रहा है ना आपको, ये गलत बता रहा है रीडिंग, समझ रहे हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट मतलब कंपेयर करना, ठीक है। और जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें क्या था, एक प्रेशर गॉज था जिसमें एक डिजिटल था। डिजिटल उसके पास जो था वो क्या था आपका, वो स्टैंडर्ड सोर्स था, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब वो एकदम सही सही रीडिंग बता रहा था। और एक आपका अननोन सोर्स था, ठीक है। अननोन मतलब वो जो एनालॉगस वाला था, उसके पास जो प्रेशर गॉज था वहां पे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे और इस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। कैसे हम लोग इसका कैलिब्रेशन करेंगे, तो हम लोग इसका सहारा लेंगे, ठीक है। अभी ये जो 5 kg का यहाँ पे वेट है, ये तो कभी भी आपको गलत नहीं बताएगा ना अगर आप तराजू से तौलते हैं तो, क्योंकि इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा, ये तो आपका सॉलिड चीज़ है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 kg का, 1 kg का, ½ kg का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, ठीक है, यानी जितना भी हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके का वेइंग वेट है उसको लेकर के आते हैं और इसके ऊपर बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट में मैंने इस पे 1 kg का रखा वेट, तो ये 1 kg अगर बता रहा है यहाँ पे तो सही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने 5 kg का रखा, अगर ये 5 kg बता रहा तो सही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ½ kg का रखा, 500 ग्राम का रखा, तो अभी ये 500 ग्राम बता रहा तो बिल्कुल सही है। अगर 500 ग्राम रख रहे हैं लेकिन ये 500 ग्राम नहीं बता रहा है तो वहाँ पे फिर हम लोग इस मशीन के अंदर चेंजिंग करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं उसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन, या फिर कहिए कैलिब्रेटेड, या फिर कहिए कैलिब्रेशन कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं ना एक तरीके से। इससे हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो इतना है इतना ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है।
तो अभी जो सजेस्टेड वीडियो देखा था आपने, उसने क्या किया था, पेचकस लेकर के यानी स्क्रू ड्राइवर लेकर के यहाँ पे जो पॉइंटर था आपके एनालॉगस प्रेशर गॉज में, उसको क्या कर रहा था, घुमा रहा था ना एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो घुमा रहा है स्क्रू ड्राइवर से आपके स्टैंडर्ड सोर्स के साथ कंपेयर करके, इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन करना। और ये जो आपका वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन, इसको हमेशा हर मंथ में या फिर कहिए 2 मंथ में हम लोग को कैलिब्रेटेड करना पड़ता है, देखना होता है कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बार एरर आता है, ठीक है। नीचे में इसका बैटरी होता है, ठीक है, अगर वो लूज हो गया या फिर कहिए सर्किट के अंदर कोई भी कनेक्शन लूज हो गया तो गलत रीडिंग बताता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को यहाँ पे बार बार कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन कुछ नहीं, आपका बस कंपेयर करते हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड सोर्स से एक अननोन सोर्स को, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग अब टेक्निकली आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक एमीटर है, ठीक है, और एमीटर में अगर ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो उसका मतलब होता है डीसी एमीटर है। और भाई अगर एमीटर में आपका ये कुछ इस तरीके का लगा हुआ है तो ये आपका एसी एमीटर होता है। तो अभी हम लोग डीसी पे ही काम करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज सर्किट है, ये बैटरी हो गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर आपका कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू होगा, ठीक है। और ये सीरीज सर्किट है तो करंट तो हर जगह सेम होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्किट में रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे 2 एमीटर जोड़ रहे हैं। एक एमीटर आपका स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड मतलब इसमें जो भी रीडिंग बताता हो बिल्कुल सही है। और दूसरा जो आपका एमीटर होगा ये आपका अननोन होगा, ठीक है। अननोन मतलब हम लोग को इसको अभी कैलिब्रेट करना है, चेक करना है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कैलिब्रेशन करते हैं तो एक ही वैल्यू पे नहीं चेक करके छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो 5 केजी का जो लोहा का वेट है हम लोग के पास, उसी को एक बार करके नहीं करेंगे, इसको बहुत बार देखते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे देखा था ना आपने प्रेशर गॉज में, यहाँ पे इसमें क्या कर रहा था, पहले लो देख रहा था, फिर हाई, इस तरीके से, फिर उल्टा भी देख रहा है, रिवर्स में जब आ रहा है, नहीं जब प्रेशर गिर रहा है तो उस समय भी ये एक्यूरेट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस मान लेते हैं सर्किट में, अभी हम लोग का जो करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, ठीक है। तो ये तो आपको 2 एम्पियर करंट बता रहा है, तो इसमें भी तो 2 एम्पियर करंट शो करना चाहिए ना। अगर इसमें 2 एम्पियर करंट नहीं शो कर रहा है तो हम लोग स्क्रू ड्राइवर लेकर के यहाँ पे जो पॉइंटर लगा होता है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, उसको 2 पर ला करके रखेंगे। उसी तरीके से फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करें तो करंट का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। अब 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर यहाँ भी बताना चाहिए, तो यहाँ पे भी बताना चाहिए, अगर नहीं बता रहा तो फिर से हम लोग पॉइंटर को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग करंट को इसके मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाते हैं, ठीक है। जो भी एमीटर, जैसे मान लेते हैं ये आपका एमीटर है, इस तरीके से ये इसका पॉइंटर हो गया, मान लेते हैं 0, ये आपका 0, मान लेते हैं ये आपका 1, 2, 3, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर मैक्सिमम रीड करने का कैपेसिटी है, तो उसको 5 एम्पियर तक चेक करेंगे, फिर धीरे 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 नीचे तक ला करके देखेंगे। तो कैलिब्रेशन कुछ नहीं, आपको एक स्टैंडर्ड एमीटर रखना है, उसको अननोन एमीटर के साथ कंपेयर करना है कि ये जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। उसी तरीके से अगर वोल्ट मीटर को करना है तो एक हम लोग को स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर लेना होगा और एक आपके पास अननोन वोल्ट मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपका संट में होगा। तो ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो अभी हम लोग सिलेबस पे आते हैं। देखिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमेशा कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी उसमें कैलिब्रेटेड करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन जरूरी है यहाँ पे। लेकिन वही एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, इसमें हम लोग को कभी भी कैलिब्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका क्वांटिटी मेजर करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, रियल लाइफ में कैसे वो काम करता है वो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट सिंपली जिसमें हम लोग को कैलिब्रेशन करना पड़ता है, यानी कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या आएगा, सबसे पहला है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका पॉइंटर लगा होगा और ये इंस्टेंट वैल्यू को इंडिकेट करता है, जैसे आपका एमीटर हो गया,
वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ठीक है, ऐसा सब इंडिकेटिंग है। इसमें ये जो पॉइंटर है, जो सुई है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के हिसाब से आपका ये डिफ्रैक्ट करेगा और इंस्टेंट वैल्यू को बताता है। तो ये सब हमें कोई जान नहीं है। उसी तरीके से आपका इंटीग्रेटिंग है, तो इंटीग्रेटिंग मतलब ऐड करना। तो ऐड करना क्या है, हम लोग घर में जो एनर्जी मीटर है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, क्या कर रहा है आपका, इंटीग्रेशन ही तो करते रहता है ना, ऐड करते रहता है। जैसे मान लेते हैं इस मंथ का जो आपका बिजली बिल है ये 150 यूनिट उठा, ठीक है, तो अगले मंथ क्या होता है, इसी में ऐड कर देता है ना वो, समझ, इसी में जुड़ जाएगा। अगले मंथ में अगर 100 हुआ तो अभी 250 बताएगा मीटर में, ठीक है, उसके अगले मंथ में मान लेते 50 उठा तो 300 बताएगा। तो हमेशा ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना इसमें। और रिकॉर्डिंग मतलब समझ रहे हैं, हमेशा रिकॉर्ड करते रहेगा। तो ये सब टाइप्स हैं। देखिए, अब जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाएंगे तो सीधी सी बात है वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे काम करेगा ना। तो हम लोग के पास यहाँ पे 6 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इन पे ये काम करता है। और अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था 3 टॉर्क बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसके बाद आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके बाद फिर आपका डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। ये तीनों कैसे कैसे हम लोग जनरेट करेंगे ये सब मैंने आपको बताया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यही 6 प्रिंसिपल से जनरेट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट हो सकता है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ये आपका बस इंट्रोडक्शन है, तो अटैच कर दे रहा हूँ मैं आपको। एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो जैसे हमारा मोटर काम करता है, मोटर किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में हमारा यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल रखा रहता है, इसमें करंट देते हैं तो सीधी सी बात है इसके ऊपर हम लोग क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स जनरेट होगा, वही इसको घुमाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। देखिए, अब ये सब जो है कभी भी ज़िंदगी में याद करने का ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे और एक ही चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये अगर इंस्ट्रूमेंट से पूछ रहा है तो ये सब आपसे पूछ देगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। खासकर आपका यहाँ पे जैसे डैम्पिंग करते हैं ना, ईडी करंट डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, तो इस सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो आपका कोर्स है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ये इस तरीके से बनाऊंगा मैं कि जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपका कभी भी मिस ना हो, ठीक है। आर के राजपूत में जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपका इससे कवर हो जाएगा। एनालॉगस इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका यहाँ से कवर होगा, कोई भी नहीं छूटेगा। तो ये सब पे हम लोग फोकस करेंगे, एक एक करके हम लोग को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग डीसी पोटेंशियोमीटर को समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस चैप्टर में, आई मीन इस बुक में लास्ट में था, लेकिन इसको हम लोग पहले रखते हैं, सबको लेकर के चलेंगे। देखिए, डीसी पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले यहाँ पे कुछ हम लोग को बेसिक चीज़ समझना होगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास एक वायर है, ठीक है। तो आपको पता है हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये जो वायर में रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपका 2 तरीके का पैरामीटर आता है। एक तो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर और दूसरा होता है आपका लम्प्ड पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को समझे, पैरामीटर मतलब आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, ये सब पैरामीटर होता है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बोलते हैं इसको। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को समझें तो जैसे अगर हम लोग तार लेते हैं, वायर लेते हैं एक, ठीक है, तो इस वायर का अपना लेंथ होगा, मान लेते हैं 1 किलोमीटर लंबा है वायर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लंबा तार है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना भाई। मान लेते हैं 1 किलोमीटर ये जो तार है इसका अभी रेजिस्टेंस, यानी इस एंड से लेकर के इस एंड तक जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ये आपको मिल रहा है 10 ओम, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं एक जगह नहीं रखा हुआ है। लेकिन वही अगर हम लोग लम्प पैरामीटर की बात करें तो जैसे हम लोग बाजार से खरीद के ला रहे हैं रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है ना, बहुत छोटा सा है।
लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है ना, मान लेते हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस छोटे से ही रेजिस्टेंस में पूरा पूरा 10 ओम आ रहा है, नहीं कह सकते लम्प्ड है, लम्प्ड मतलब एक ही जगह इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो ये अंतर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पूरे लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और लम्प्ड मतलब एक ही जगह पे रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केवीएल, केवीएल हम लोग कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, फिर कहाँ पे नहीं यूज करेंगे, तो केवीएल हम लोग सिर्फ और सिर्फ लम्प्ड पैरामीटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में कभी भी हम लोग केवीएल नहीं पढ़ते हैं। तो अभी अगर आप मार्केट से कोई भी तार खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रेटिंग हुआ, कुछ रेटिंग होता है तार का, जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर आप तार खरीदिएगा तो इसमें आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यूनिट लेंथ कहने का मतलब वहाँ पे किलोमीटर लेके चल रहे हैं, हम लोग मीटर भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब अगर आपके पास 100 किलोमीटर लंबा तार है, यही वाला तार, तो आप कैसे निकालिएगा, 1 किलोमीटर लंबा तार में आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 100 किलोमीटर लंबा तार होगा तो यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, 10 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा, 1000 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लेके चलते हैं। अगर ये हम लोग का एल मीटर लंबा तार है, और एल मीटर लंबा तार के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं, तो ऐसे करेंगे। अगर हम लोग के पास 1 मीटर लंबा तार है, तो मान लेते हैं इसमें हम लोग को 1 ओम मिल, यानी 5 ओम मिल रहा है रेजिस्टेंस, तो एल मीटर के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 गुने एल कर देंगे, यही इसका ओम होगा। एक चीज और समझिए, ये तो आपका पहला चीज हुआ। दूसरा चीज समझिए, मान लेते हैं ये आपका एक वायर है, ठीक है, फेज समझ लेते हैं, मान लेते हैं आर वाई, आर फेज है, और ये मान लेते हैं आपका वाई फेज है। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक, मैं मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, लोड है एक तरीके से। मुझे ये बताइए, अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है, और इस पॉइंट पे भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, कोई करंट आएगा इस गैल्वेनोमीटर में, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हैं, वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है, करंट नहीं फ्लो होता है। जहाँ पे आपका हीट का डिफरेंस नहीं होगा दो बॉडी के बीच में, वहाँ पे हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा। जहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, वहाँ पे पानी भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखिएगा। अब हम लोग सीधे अपने वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं, और एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, और ये कुछ इस तरीके के सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो ये जो सिंबल बताता है ये आपका बैटरी है। ठीक है, बैटरी का मतलब क्या होता है, ये दो या फिर दो से अधिक सेल से मिल करके बनता है। ठीक है, और अगर मैं ये आपको सर्किट बताऊं तो इसका मतलब हुआ ये सेल है, समझे, सेल मतलब सिंगल सेल। और बैटरी में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ, मैंने आपको कहा था, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर के डायरेक्ट वर्किंग प्रिंसिपल पे आएंगे, उसके बाद फिर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। इसमें है क्या एक्चुअली, ये एक बैटरी है जिसका वैल्यू आपको पता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी आप मान लीजिए अभी समझने के तौर पे। इस बैटरी का वोल्टेज आपको पता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये नोन सोर्स है। ये आपका वेरिएबल रजिस्टर है, ताकि करंट के वैल्यू को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, और ये होता कैसे है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका बैटरी हो गया, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो है ना आपका, ये स्लाइड वायर होता है, इसी को बोलते हैं स्लाइड वायर, नाम दे देते हैं ए सी। तो स्लाइड वायर है तो इसका अपना एक लेंथ होगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो लेंथ है इस वायर का, ये एल मीटर है। अब देखिए, बस यही आपका पोटेंशियोमीटर, यही होता है। ठीक है, ये बाद में हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे। अभी आप मुझे ये बताइए, ये जो वायर यूज किया है, इसको काला से कर देता हूं मैं, ये वायर ही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस वायर का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे वायर है तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस पे फोकस करें, आर इक्वल टू रो एल बाय एरिया। ये रो तो आपके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस है एरिया पे डिपेंड करता है,
एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ तो हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर लिया है कि एल मीटर का है, लेकिन भाई ये एरिया आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए हर एक जगह पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोटा है तो आगे में जाके पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का, ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो आपका रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब हर एक पॉइंट पे इस तार का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और एक चीज समझते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मैंने बैटरी से इसको जोड़ दिया, ये वही वायर है, एसी वायर है आपका। अभी शॉर्ट सर्किट कंडीशन मत लेके चलिएगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एसी सर्किट है तो सीधी सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, समझ रहे, मान लेते हैं अगर ये मैं इसको सेक्शन वाइज काट लूँ, मान लेते हैं हम लोग का ये A1 है, V1 कर लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं ये जो एरिया यहाँ पे V2 है, यहाँ से मान लेते हैं V3 है। तो भाई ये सीरीज सर्किट है, कहने का मतलब V1 के पास कुछ अपना वोल्टेज होगा, V2 के पास अपना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और V3 के पास कुछ अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी तीनों सेक्शन में अपना अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी कह सकते हैं अगर ये स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर आप सप्लाई दे रखे हैं तो हर एक पॉइंट पे अपना अपना वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आप यहाँ से कंसिडर करें इसके बीच में वोल्टेज हो तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर वही यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लंबा लेंथ लेंगे वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने तार का बढ़ा लिया, नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया ना। समझ रहे हैं? यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। करंट तो सेम होगा क्योंकि ये सीरीज है, लेकिन रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि तार बढ़ चुका है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बढ़ेगा। यानी हर एक वायर में अपना वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, ये कहने का मतलब है मेरा। अब देखिए, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये आपका बैटरी हो गया, सीधी सी बात है, ये अपना कंप्लीट सर्किट है। तो यहाँ पे आपको एक करंट मिलेगा और ये करंट इस वायर में फ्लो करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक अननोन बैटरी जोड़ रहे हैं, या फिर कहिए सेल जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल बताया नहीं, ये सेल है हम लोग का, और इसको हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। और ये है आपका स्विच के ऑन ऑफ करने के लिए, और ये जो है जे, इसको बोलते हैं जॉकी की, ठीक है। यानी कह सकते हैं स्लाइड करता है इसके ऊपर, इधर इधर करेगा, आप इसको हिलाइएगा ना तो हिलेगा आपका। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। यहाँ पे कनेक्शन देखिए, इधर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव के साथ ही जोड़ेंगे। क्यों ऐसा करना होता है हम लोग को? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे तो सीधी बात करंट इधर से फ्लो करेगा, यहाँ पे दिखाया गया आपको, और इसका भी जो करंट होगा ये भी इधर से ही फ्लो करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये हम लोग को नहीं पता है, ये अननोन सोर्स है। हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को सबसे पहले क्लोज करेंगे, ठीक है। और इस स्विच को क्लोज करने के बाद इस जॉकी की को इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे पॉइंट पे इसको ला करके स्लाइड करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट शो कर रहा है ना, ये जीरो हो जाए। तो ये गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो कब शो करेगा, यहाँ पे करंट जीरो कब शो करेगा, जब इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर हो जाए, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया ना, अगर ये दो तार हैं, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन किया हुआ आपने, तो दोनों का वोल्टेज अगर सेम है तो सीधी सी बात है कोई करंट नहीं आएगा ना इसमें। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं इस स्लाइड वायर पे कि इसके अंदर करंट जीरो हो जाए। और एक चीज समझिए, अब बोलिएगा इसको स्लाइड करने से यहाँ पे करंट कैसे जीरो होगा? अभी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कर लिया है कि ये हम लोग का वही पॉइंट है जहाँ पे इसमें करंट जीरो हो गया। तो भाई मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है ना, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। मान लिया हम लोगों ने ये जो एजे लेंथ है, इस एजे लेंथ का जो लंबाई है ये L मीटर है, समझ रहे हैं? तो हम लोग ऐसा समझिए, अगर हम लोग का 1 मीटर तार है तो 1 मीटर तार में हम लोग को कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है, मान लेते हैं R ओम मिल रहा है, तो L मीटर के लेंथ में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, RL मिलेगा ना। यानी ये आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो गया। यानी क्या पुट करेंगे, I तो सेम होगा, I की जगह I रहने देते हैं, RL की जगह क्या, आई मीन R की जगह क्या लिखेंगे, RL लिखेंगे। यानी ये इसका टोटल वोल्टेज ड्रॉप हुआ। यानी कह सकते हैं इस लेंथ में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो इस EMF के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। यानी जो वोल्टेज इसके पास होगा, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इसमें मिल रहा होगा, तभी तो भाई मेरे यहाँ पे करंट जीरो हुआ।
समझ रहे हैं? इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 शो कर रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पे जो वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो करंट 0 होता है। यानी कह सकते हैं जो भी वोल्टेज ड्रॉप इस तार में हो रहा होगा, वही इस सेल का वोल्टेज होगा। समझ में आ रहा है? अब आपको सीधी सी बात पता है, यहाँ पे करंट का वैल्यू पता होगा क्योंकि इधर से आ रहा है, ये तो करंट कैंसल आउट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई इसका जब ये वोल्टेज बराबर हो गया, ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, फिर ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, फिर ये वाला वोल्टेज जब बराबर है, तो इससे तो कोई करंट नहीं निकल रहा ना, इसका कोई करंट नहीं जा रहा ऊपर में, क्योंकि बैटरी आपका क्या हो गया, यानी यहाँ का वोल्टेज बैलेंस हो गया, नहीं ये खत्म हो चुका है एक तरीके से, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है इसका। तो बचा क्या, सिर्फ से ऊपर से करंट आ रहा है। ठीक है, करंट का वैल्यू पता है, और ये जो तार यूज कर रहे हैं उसका अपनों को आपको रेजिस्टेंस पता होगा यूनिट लेंथ का। ठीक है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पता है आपको, करंट पता है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता चल जाएगा आपको यहाँ पे, और जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इसका अननोन बैटरी का होता है। तो ये सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। और जहाँ पे हम लोग का, यानी जिस पॉइंट पे ये जॉकी की इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 शो करने लगता है, उसको बोलते हैं नल पॉइंट या फिर कहिए बैलेंस पॉइंट। और इन्होंने वही किया है, जो आपका अननोन जो वोल्टेज होगा बैटरी का या फिर कहिए सेल का, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लेंथ ए जे, ये वाले लेंथ में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये कितने के बराबर होगा, आई इंटू आर एल। आर एल कैसे कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ से मैंने आपको बताया 1 मीटर लेंथ, अगर आप तार यूज कर रहे हैं ये वाला तो संभाल लेते आर ओम होगा, तो एल लेंथ मान लिया तो आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है आपका डीसी पोटेंशियोमीटर का, किसी भी नॉन सोर्स को यूज करके अननोन सोर्स या फिर कहिए अननोन बैटरी का वैल्यू पता करने का। देखिए अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। डीसी पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हम लोग ईएमएफ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कहिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। और हम लोग बेसिकली वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसी बेसिस पे और भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को भी मेजर कर सकते हैं। ये कहने का मतलब हुआ इस लाइन का। अभी आपने सीख लिया है कि वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे, कोई भी अगर आपके पास अननोन बैटरी है तो। अब देखिए, तो अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट कर ले रहे हैं भाई, तो आपको वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा, करंट का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। बोलिए कैसे? तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, इन फ्यूचर करेंगे। अभी आप पेशेंस रखिए। वोल्टेज अगर आप निकाल ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके थ्रू हम लोग जैसे V इक्वल टू आई इंटू आर है। ठीक है, वोल्टेज पता है, आर पता है, तो करंट नहीं निकल जाएगा, या फिर कहिए वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा आपको। तो डीसी पोटेंशियोमीटर हम लोग वोल्टेज को नापने के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को नापने के लिए यूज करते हैं, करंट को नापने के लिए यूज करते हैं। तो ये सब आपका वही प्रिंसिपल बताया गया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर एक्यूरेसी की बात करें पोटेंशियोमीटर का, तो क्या होना चाहिए कंडीशन। तो जो आपका ये स्लाइडिंग वायर था एसी जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये जितना ज़्यादा लंबा हो उतना हम लोग के लिए अच्छा है, यानी उतना ही ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगा। क्यों एक्यूरेसी देगा? यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये जे पॉइंट लिया था ना, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप क्या मिला था आपको, आई इंटू आर एल। समझ रहे हैं? तो ये भाई वोल्टेज देखिए, करंट तो आपका कांस्टेंट होगा, करंट का वैल्यू आपका कांस्टेंट है, पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा ये भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या, यानी V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे है। समझ में आ रहा है? यानी लेंथ का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। यानी कह सकते हैं एक्यूरेसी जो है आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? इसीलिए जितना ज़्यादा लंबा आपका तार होगा, यानी ये जो आपका स्लाइडिंग वायर है, उतना ही ज़्यादा आपको ये एक्यूरेसी देगा। तो ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, अभी तो हम लोग का स्टार्ट ही हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे सब के ऊपर। अभी थोड़ा सा इस पे आते हैं। देखें, अभी हम लोगों ने कैलिब्रेशन सीखा है। अब कैलिब्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड और बाय पोटेंशियोमीटर मेथड। कंपैरिजन मेथड तो मैंने आपको बता दिया, जैसे वो सिंपल इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन था, आप फिजिकल लोहे का यहाँ पे वेट लेकर के आइए, उसके ऊपर रखिए, अगर वो बता देता है उतना ही रीडिंग तो बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं कंपेरिजिंग मेथड। ठीक है, या फिर कहिए जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड
एमीटर से अपने अननोन एमीटर को या फिर कहीं न्यू एमीटर को कैलिब्रेट किया था। अब पोटेंशियोमीटर से कैसे हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फिगर लगाता हूँ। देखिए, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि जो भी आप पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सर्किट बनाते हैं। ये आपका बैटरी हो गया, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे आप अपना मेन स्लाइड वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जो भी हम लोग का जॉकी की है, मान लेते हैं मैंने जॉकी की को यहाँ पे एडजस्ट किया, और यहाँ पे कोई हम लोग का अननोन बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये जो स्विच था यहाँ पे लगा हुआ के, इसको मैंने क्लोज कर रखा है। तो भाई मेरे, मान लेते हैं यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर में करंट 0 बता रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, नाम दे देते हैं ये ए है, और अगेन मान लेते हैं जे है। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज, मान लेते हैं 10 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा था जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो आप इसको बता रहे थे कि 10 वोल्ट का ही आपको ये बैटरी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग को सबसे पहले चेक करना होगा, यानी इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा कि जो वायर यूज किया हम लोगों ने, इस वायर में इस एजे लेंथ पे 10 वोल्ट का बता रहा है कि नहीं बता। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये बैटरी है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड सेल यूज करेंगे। स्टैंडर्ड सेल मतलब जिसका वैल्यू हम लोग को पता होगा, यानी ये भी बैटरी का वैल्यू पता होगा और ये भी वैल्यू का बैटरी का वैल्यू पता होगा। अब क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग वायर से हम लोग यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं आपका डी पॉइंट है, ठीक है, जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो चुका है। तो करंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज इस सेल का होगा यहाँ पे, वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे भी तो 2 वोल्ट होना चाहिए, अगर यहाँ पे आपने 2 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल लगा रखा है तो, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी कह सकते हैं इसका हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस तार को भी तो देखना होगा ना कि इतना में आपका 2 वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने 2 वोल्ट दे रखा है। अगर यहाँ पे 2 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल लगा रखा है और इस लेंथ में अगर आपका 2 वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है वोल्टेज ड्रॉप, फिर ये 2 वोल्ट से कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इस वायर में हम लोग का फॉल्ट है। इसको आपको क्या करना होगा, सही करना होगा। जैसे अभी सस्टेड वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहां पे क्या था, पॉइंटर था, तो पॉइंटर में जो आपका यहाँ पे नट लगा हुआ था, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे थे, या फिर लूज कर रहे थे, या फिर करें घुमा रहे थे, ठीक है। तो अपने केस में ये तो तार है ना, इस तार में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। हर एक पॉइंट पे चेक करना होगा कि जब आपका ये इस पॉइंट पे था तो यहाँ पे आपको 2 वोल्ट बता रहा है, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल लगा तो ये भी 2 वोल्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना, देखिए कहीं पे दिया हुआ वेरिएबल, देख रहे हैं यहाँ पे 2 का, ताकि हम लोग यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकें। तो ये सब कॉमन सेंस, आप जितना ज़्यादा अपना दिमाग लगेगा उतना ज़्यादा आपका एक तरीके से समझ बनेगा। मेरा बस काम है आपको बताना कि एक्चुअली काम कैसे करता है, उसके बाद आप जितना यहाँ पे दिमाग लगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन के वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो वही है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए डी। ए डी क्या था हम लोग का, ये तार था, ठीक है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे डी था, तो कितना होगा आई, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर। आई की जगह क्या लिखेंगे आई, और आर की जगह क्या लिखेंगे एल इंटू आर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यही वोल्टेज ड्रॉप कितने के बराबर होना चाहिए, आपका जो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है वो, ठीक है। और स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, 1.0183, ये कुछ होगा आपका, ठीक है। जैसे वेस्टर्न सेल यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड सोर्स ग्रुप में, तो उसका ये ईएमएफ होगा इतना। और यहाँ से आपको कैलिब्रेशन, एक तरीके ये कैलिब्रेशन का ही हमारा यहाँ पे, ठीक है। और ये फिर आपका आ गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइड वायर, यानी पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ, मतलब मानते हैं 1 मीटर लेके चल रहे हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, फिर ये 1 मिलीमीटर लेकर चल रहे हैं, तो उस बेसिस पे आपको इतना के बराबर मिलना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं, बाकी का हम लोग आगे करेंगे। ये कैलिब्रेशन पढ़ना था हम लोग को, समझना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर को इंक्लूड किया है बेसिक नॉलेज के लिए।
और पोटेंशियोमीटर से कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे या फिर कैसे कैलिब्रेट करेंगे? तो अभी जस्ट मैंने बताया अननोन सोर्स। भाई मेरे कैलिब्रेशन का क्या मतलब है? एक स्टैंडर्ड बैटरी से, फिर से समझिए आप, ये आपका मेन बैटरी हो गया, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब आप समझ गए प्रिंसिपल को, तो आप जहाँ पे भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका स्लाइडिंग वायर हो गया। ये क्या है? आपका नॉन बैटरी है, यानी कह सकते हैं आपका स्टैंडर्ड बैटरी हो गया आपके लिए। और यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं ये क्या है? ये अननोन सोर्स है। अननोन सोर्स मतलब इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू यहाँ पे बता दे रहा है वही वैल्यू अगर ये भी बता दे रहा है तो कह सकते हैं ना, इसको भी हम लोगों ने क्या किया? स्टैंडर्डाइज कर दिया, फिर ये कैलिब्रेट कर दिया। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर हम लोग हमेशा कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। और क्या क्या मेजर करता है? तो वोल्टेज, रजिस्टर, करंट, ठीक है, तीनों आपका मेजर करेगा।